Assalamualaikum. Today's topic is about the esophageal carcinoma. We will study this topic from first aid USMLE book. जो GIT का चैप्टर है वहाँ पर esophageal carcinoma आपको मिल जाएगा. इसको हम पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो esophageal कैंसर होता है वो दो तरह का होता है. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है या अडीनो कार्सिनोमा हो सकता है. अब हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होता है. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो अगर आप ईसोफेगस को जहाँ देख रहे हों तो यू कैन सी कि हम इसकी डिवीजन करते हैं ईसोफेगस की अपर 2/3 में और लोअर 2/3 में, क्योंकि इनकी थोड़ी सी लेयर्स का डिफरेंट होता है. जो हिस्टोलॉजी है ना उसका वो थोड़ा डिफरेंट होता है. तो जो हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है वो अपर 2/3 में, जो ईसोफेगस के अपर 2/3 पार्ट होता है ना वहाँ पर ये कॉमन होता है. जो नॉर्मल वहाँ पे एपिथीलियम होती है ना ईसोफेगस की अपर 2/3 में, वो नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होती है एज यू कैन सी. लेकिन क्या होता है कि बहुत से कॉजेज़ की वजह से एज यू कैन सी कि स्मोकिंग हो सकती है, अल्कोहल या वेरी हॉट लिक्विड्स, अगर बहुत ही गर्म पानी पिया जाए, गर्म चीज़ें चाय पी जाए, कॉस्टिक इंजरी या फिर नाइट्रोजमाइड रिच फूड्स जो होते हैं, इनकी वजह से फिर क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है जब उसको क्रॉनिक इरिटेशन मिलती है इन चीज़ों की वजह से, इन्फ्लेमेशन मिलती है, तो वो नॉर्मल जो होती है वो कैंसरस स्टेट में जाने शुरू हो जाती है, मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाती है. इसके अलावा एक कंडीशन होती है एक्लेजिया. एक्लेजिया का हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि उसमें क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है ना वो प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं करता, वो कंट्रैक्टेड रहता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है ना वो ऊपर ऊपर क्यूमुलेट होने लग जाता है. वो भी क्या करता है, जो स्क्वेमस नॉर्मल एपिथेलियम होती है उसको, ये जो फूड होता है ना, ये जो ऊपर क्यूमुलेट होने लग जाता है, ये भी उसको क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता खराब करने लग जाता है उस एपिथेलियम को, जिसकी वजह से वहाँ पर भी मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाती है. ठीक है, तो ये हमारा है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. अब मैंने इसका बताया कि एक तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ईसोफेगस के अपर 2/3 पे होता है, किस वजह से होता है ये हमने बात की. ठीक है, किस वजह से होता है ये हमने बात की. और यह एक और चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ईसोफेगस है ना उसकी अपर 2/3 में आप देखें म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोज़ा है, मस्कुलरिस लेयर है, लेकिन इसमें सिरोज़ा नहीं है. बाकी जितनी भी GIT होती है ना वहाँ पर सिरोज़ा होती है, जो कि एक्चुअली प्रोटेक्टिव होती है कि वो क्या करती है कि अगर फॉर एग्जांपल कैंसर है भी है ना तो वहाँ पर इन्वेजन जो है ना वो नहीं होने देती सिरोज़ा. लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिरोज़ा नहीं है तो क्या होगा कि कैंसर ईजीली इन्वेड कर जाएगा, उसको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो अब हम देखते हैं कि दूसरा, अगर आप देखें एडिनो कार्सिनोमा. एडिनो कार्सिनोमा कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन ईसोफेगस के लोअर 1/3 पे. क्यों होता है कि जिसको गर्ड हो, आपको पता है ना गर्ड गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ में स्टमक का एसिड जो है वो ऊपर ईसोफेगस में आ रहा होता है, तो वो लोअर 1/3 को अफेक्ट करता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेरेट्स में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते या पेशेंट अपनी हैबिट्स ठीक नहीं करता. तो फिर वो नॉर्मल एपिथेलियम मेटाप्लेजिया होकर बेरेट्स बन जाता है, मतलब जिसमें नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम थी वो अब इंटेस्टाइनल टाइप कोलमनर बन जाएगी, जिसमें गोबलेट सेल्स भी आ जाएंगे. और अगर आप उसको भी ट्रीट नहीं करते तो बेरेट्स एसोफेगस जो है उसमें डिस्प्लेजिया होगा और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अपर एसोफेगस में स्क्वेमस एपिथेलियम है और उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, और लोअर इसोफेगस में एसिड रिफ्लक्स की वजह से बैरेट्स मेटाप्लेजिया होता है और एडिनो कार्सिनोमा होता है. अब जो स्मोकिंग एंड अल्कोहल हैं वो क्या करवाते हैं स्क्वेमस सेल, और गर्ड और बेरेट एसोफेगस क्या करवाते हैं हमारा एडिनो कार्सिनोमा. अगर आपसे पूछा जाए एक्लेजिया कौन क्या कराता है तो वो भी जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो अपर 2/3 है उसको अफेक्ट करता है. तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी. इसमें वेट लॉस और केचेक्सिया भी होगा, ऑब्वियसली कैंसर की वजह से भी होता है, और दूसरा पेशेंट जब खा ही नहीं पाएगा, डिस्फेजिया उसका होगा कैंसर, इसोफेगल कैंसर की वजह से, तो और वेट लॉस हो जाएगा. तो वेट लॉस इज़ मच इंपॉर्टेंट. अगर हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करें तो इसोफेगल कैंसर के में प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है. एक्लेजिया में हमने डिस्कस किया था कि एक टाइम पे ही पेशेंट को ना सॉलिड्स खाए जा रहे होंगे ना लिक्विड्स. लेकिन जो कैंसर होगा ना उसके केस में पेशेंट से पहले सॉलिड्स नहीं खाए जाएंगे, बाद में जाके जब वो कैंसर बहुत ज़्यादा जो है स्टेज का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसने ऑक्यूपाई कर लिया होगा इसमें, फिर उसको फिर जाके लिक्विड्स जो है वो नहीं खाए जाएंगे. ठीक है, लिए जाएंगे. तो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है, पहले सॉलिड्स का फिर लिक्विड्स का. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो ट्यूमर जो है इसोफेगस के ल्यूमेन को बंद कर जाएगा तो उसकी वजह से डिस्फेजिया होगा, फिर पेशेंट खा भी नहीं पाएगा तो वेट लॉस होगा, और कैंसर की वजह से वैसे ही वेट लॉस होता है. फिर पेशेंट कुछ खा नहीं पाएगा तो कैंसर की वजह से वैसे ही वेट लॉस होता है. फिर अगर हम बात करें तो इसोफेगल कैंसर जो है उसमें क्योंकि सिरोजल लेयर नहीं है तो वो कैंसर इजीली नियर बाय स्ट्रक्चर्स में भी जा सकता है. ये हमने बात की भी. 2 टाइप्स हमने डिस्कस की, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अपर 2/3, और ये कहाँ पे होता है, नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर इशू करता है. क्रोनिक इरिटेशन की वजह से मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, और रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से होते हैं. और एक्लेजिया के बारे में हमने डिस्कस किया कि वो किस तरह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवाता है. एडिनो कार्सिनोमा लोअर 3rd में होता है, गर्ड और बेरेट एसोफेगस में होता है, और हमने बात की कि क्यों वहाँ पर एडिनो कार्सिनोमा हो जाता है. तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये आपने सारा जो है डिस्कस जितना भी हमने किया है सारा आपने फर्स्ट एड यूएस असेंबली बुक से यहाँ से
रीड कर लेना है। अब हम इसका MCQ सॉल्व कर। नाउ लेट्स डिस्कस द MCQ। अ 58 ईयर्स ओल्ड मैन। तो फर्स्ट इज़ कि ये ओल्ड एज का मैन है, और दूसरा ये कि इसका प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स है। तो अगर ये यंग एज होती और इकट्ठे होती सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का डिस्फेजिया तो हम इक्लेज़ा सोचते, लेकिन यहाँ पर जब हम एंडोस्कोपी देखी तो उसमें भी हमें अल्सरेटेड मैस हमें मिला। और अब हमने वो पूछ रहे हैं कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर दिस कंडीशन वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें ना, तो वैसे तो हमने बहुत से रिस्क फैक्टर्स देखे हैं ना, स्मोकिंग, अल्कोहल और इक्लेजिया और सब कुछ, लेकिन इसमें जो वर्ल्ड वाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज स्मोकिंग। तो इसका आंसर जो है वो स्मोकिंग होगा।